निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आपने परसिवरेंस की कहानी तो बहुत बार सुनी होगी और ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके लेकर आया हूं। और आज हमारे साथ हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 291 पाने वाले शुभम जी। हाय शुभम, वेलकम। कैसे हैं आप? हाय रोहन, मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। सो यार, आपकी जो आपने को बताया, अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी 291 रैंक आई है फोर्थ अटेम्प्ट के बाद। जी, तो क्या आपने कभी बीच में गिव अप करने का नहीं सोचा? गिव अप करने का मतलब ऐसा ख्याल नहीं आया था। क्योंकि मैं प्लान भी लेके निकला था कि क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग से हुआ है। बाकी सब दोस्त भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में की तरफ गए हैं, आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आई ऑलवेज हैड एन ऑप्शन कि मैं उनसे बात करता रहता था और साथ-साथ में थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह का भी देखता रहता था कि जस्ट इन केस इफ आई डोंट क्लियर आई विल पिवट। तो उसे गिव अप करने का उतना नहीं आया कि आई विल कीप गिविंग दीज़ अटेम्प्ट्स, आई विल नॉट गिव अप ऑन गिविंग दीज़ अटेम्प्ट्स, और अगर साथ में नहीं हो पाए तो आई कैन डू सम अदर स्टफ साइड बाय साइड। तो ऐसा नहीं आया था। तो जब आपके तीन लगातार आपने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट प्री क्लियर, सेकंड अटेम्प्ट प्री क्लियर, थर्ड अटेम्प्ट प्री क्लियर, लेकिन तीनों बार मींस नहीं हुआ, तो आपने अपने आप आपने किस तरीके से अपने आप को पुश किया कि भैया फोर्थ अटेम्प्ट है ये? हुँ। हाउ आपने अपने आप को पुश कैसे किया? सही बात बोल रहे हो आप कि क्योंकि मेरा चौथा अटेम्प्ट था। हाँ 3 जी। बार प्रीलिम्स मैंने लगातार क्लियर किया और मेंस लगातार मेरा फेल हो रहा था। तो जब आपके पास ऐसा होता है कि आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप एक स्टेज क्लियर कर रहे हो, अगले स्टेज पे जा रहे हो, और लगातार अगर 3 बार आपका इस सेम स्टेज पे आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इट इज़ डिसहार्टनिंग टू अ स्टूडेंट। थोड़ा लगता है कि कहाँ कमी रह रही है, आप हर बार मेहनत कर रहे हो, कमियाँ आइडेंटिफ़ाई करके फिर से मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक डिसहार्टनिंग चीज़ रहती है ये। राइट। एक नंबर इम्प्रूव हो रहे थे मेरे मेंस में। कट ऑफ से थोड़ा कम रह गया था पिछले, बट नंबर्स मैं इम्प्रूव कर रहा था, फीडबैक अच्छा आ रहा था मेरे पास। तो इस लास्ट जब मेरा मेंस हुआ था, एक इंस्टेंस बताऊँगा, और मुझे बहुत एक्सपेक्टेड था कि मेरा मेंस इस बार क्लियर होगा। मेंस अच्छा गया था क्योंकि। पर जब नहीं हुआ और आपको आंसर की को स्कोर कार्ड आपका पता नहीं चलता कि कहाँ कमी रह गई है। राइट। वो 3-4 महीने बहुत ही अजीब से गुज़रे थे, बहुत डिसहार्टनिंग था, डिप्रेशन टाइप था, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो गए थे और आप इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं अब तक। तो वो था, लेकिन सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था मेरा। उस टाइम मैं दिल्ली आ चुका था, तो एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मेरा बना हुआ। तो उन्होंने कहा था कि यू हैव टू गिव अनदर अटेम्प्ट, एक और शॉट दीजिए, जब आपको स्कोर कार्ड आएगा आपकी कमियाँ पता चली जाएँगी, कहाँ आपको काम करना है। और मेंस में 3 महीने का जो गैप है, आप उसमें वो प्लग कर सकते हैं कमियाँ। तो मैंने खुद को दोबारा गैदर किया था और एक लाइन जो मैंने लिख रखी है अपने सामने, अपने डेस्क पे जहाँ मैं लाइब्रेरी में बैठता था, कि जब भी मैं फेल होता था, हर बार उस लाइन को मैं पढ़ता था कि अंधेरे हों लाख मगर अंधेरे तो अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो हर बार मैं खुद को सँभाल सँभाल के दोबारा लग गया था तैयारी में। यार, ये स्पिरिट के बारे में जब भी मैं स्टोरी सुनता हूँ ना, तो मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे ऐसी स्टोरीज सुनना और बताना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो चलिए शुभम, एक बार शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको यूपीएससी करने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? आपने आपकी जो अर्ली एस्पिरेशंस थी, वो उसके पीछे क्या रीजंस थे? मैं अपना एक डीप बैकग्राउंड बता देता हूँ उससे पहले, कि मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हवलदार हैं। तो कैंटोनमेंट्स में ही मेरी लाइफ गुज़री है, वहीं के स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ और आर्मी से बहुत क्लोज़ कनेक्शन रहा था मेरा। और आर्मी में डिसिप्लिन के साथ-साथ जो सर्विस ऑफ द नेशन वाली जो स्पिरिट होती है, वो डीपली इन्ग्रेन की जाती है हर एक बच्चे में, हर एक फौजी में। तो एज़ अ फौजी ब्रेड वो मेरे अंदर भी था कि देश के लिए कुछ करना है। किसी खास रीजन से मेरा बहुत लगाव नहीं है, पूरे देश में मैं हर जगह रहा हूँ। तो और दूसरा ये कि जिस जगह से मैं आता हूँ, मैं भिंड जिले में मेरा गाँव पड़ता है, तो काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, डकैती की समस्या पहले रहती थी, अब नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएँ हैं वहाँ पे। तो इन दोनों को मैंने देखा कि कहाँ मैं जा सकता हूँ जब मैं करियर ऑप्शन चूज़ कर रहा था, तो एक था कि मैं डिफेंस में जा सकता हूँ, कि एनडीए की तैयारी मैं कर सकता हूँ, दूसरा कि मैं यूपीएससी की तरफ भी जा सकता हूँ। लेकिन उतना जिस टाइम मैंने ये सोचा था, उतना मेरा रुझान था नहीं कि यूपीएससी, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है उसके लिए पहले। तो 12th के बाद मैंने एनडीए की तैयारी की थी। एनडीए मेरा क्लियर हो गया था, 55th रैंक आई थी मेरी। आई वाज़ रिकमेंडेड फॉर एनडीए, पर मैंने जॉइन नहीं किया था वहाँ पे।
उसका रीज़न ये था कि जब मैं कमांडिंग ऑफिसर से मिला, अपने पापा के कुछ और दोस्त जो मेरे एनडीए में पहले से सिलेक्टेड थे, उनसे जब मैंने बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एनडीए इज़ अ गुड ऑप्शन, बट द सर्विस ऑफ द नेशंस आर रिक्वायर्ड समवेयर एल्स, है हुँ, ना? राइट, आर्मी आप देखोगे कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बट बहुत सारी जगह पे हम लैगिंग हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। एंड दे सॉ मी एज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर दिस यूपीएससी, क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट था हमेशा से, तो उन्होंने मुझे एनकरेज किया यहाँ पे आने के लिए। मेरे पापा ने भी कहा कि जो मेरा सपना है मैं उसकी तरफ जा सकता हूँ। तो उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं ग्रेजुएशन करूँगा, आईआईटी में मेरा तब तक सिलेक्शन हो चुका था और ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगा यूपीएससी की। तो दिस वाज़ द रीज़न आई वाज़ राइट। पिवटेड हियर। ग्रेट यार, नाइस, वेरी बड़ा अच्छा आपका बैकग्राउंड रहा है। आपने एनडीए भी क्लियर किया, ठीक है? उसके बाद आईआईटी के अंदर भी एंट्रेंस मिली और उसके बावजूद आपने यूपीएससी के लिए सोचा। जी। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अच्छा, तो आपने बेसिकली अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी? लाइक कुछ लोग होते हैं कि 10th क्लास से ही हिंदू पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है? हमें ऐसी स्टोरीज़ देखने को मिली हैं कि बच्चे 8th क्लास से लग गए हैं यूपीएससी की तैयारी में। तो आपने सीरियसली या फिर यूपीएससी के लिए जो फर्स्ट कदम था वो कब से उठाना शुरू किया? जी। पहले मतलब मैंने कॉलेज के टाइम पे तो यूपीएससी की तैयारी उतनी अच्छे से की नहीं थी। हुँ, सोच लिया था कि करनी है, लेकिन मुझे ये भी एडवाइस किया गया था, यू लिव योर लाइफ फुलेस्ट इन द कॉलेज, आप पूरा सब कुछ एक्सप्लोर करना है। डोंट जस्ट बी, आप पहले ही जाके यही सोचो कि यूपीएससी करना है और उसी में लगे रहोगे। आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट नहीं आएगा। और यूपीएससी में मैंने देखा है कि मेरा बहुत उससे जब बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं, वो हेल्प बहुत की है मेरे एक्सपीरियंसेस यूपीएससी में। व्हेन आई राइट एसेज, व्हेन आई वाज़ गिविंग माय इंटरव्यू, तो राइट, राइट। मैंने बहुत यार सारे। 1-2 एक्सपीरियंसेस हमारे साथ भी शेयर करो कॉलेज के कि आप कौन से एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हो जो आप बता सकते हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं बता बताने वाले एक्सपीरियंसेस है, जैसे मैं कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल में बहुत एक्टिवली एंगेज ग्रेट। था। कल्चरल फेस्टिवल में कोऑर्डिनेशन, उसको ऑपरेशंस में, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस में मैंने लिखा भी है अपने जो डैफ है, उसमें लिखा है कि आई वाज़ द हेड ऑफ द पब्लिक रिलेशंस टीम इन द कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल। और डिपार्टमेंट अलग तो अलग-अलग इवेंट्स होते थे, चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, उनमें भी पार्ट लेके उनमें भी जीता हूँ मैं। तो ग्रेट। इन मैराथन ऑल्सो, तो ये सब मैंने डेफ में मेंशन किया था एंड इट वाज़ आस्क्ड फ्रॉम मी कि थोड़ा बताइए इसके बारे में। और बाकी बनारस से, क्योंकि मैंने की है अपना ग्रेजुएशन बनारस आईआईटी बीएचयू से, तो बनारस की कहानियाँ तो बहुत है, दोस्तों की कहानियाँ, राइट, राइट, राइट। कहानियाँ, घाटों पे बैठने की कहानियाँ, तो लोगों से बहुत बात की। और मैं पहले इंट्रोवर्ट टाइप था थोड़ा, क्लास 12 तक मैं थोड़ा-सा अपने तक ही रखता था, सिर्फ़ पढ़ाई में बिज़ी और कुछ करना नहीं। बट कॉलेज जाके मैं बहुत खुल गया और उसका बहुत फ़ायदा मिला है मेरे को, आई थिंक इन द यूपीएससी जर्नी। ग्रेट यार, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो बेसिकली आपने अपनी मतलब ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो फिर आप दिल्ली कब आए और आपने दिल्ली में किस तरीके से कोचिंग करी? आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन था? दिल्ली आने से पहले आपने क्या सोचा था कि आप ऐसे-ऐसे करोगे? हुँ, और उस सोच के साथ आप क्या कर पाए? और आपको किस-किस चीज़ में बदलाव करने पड़े अपनी स्टार्टिंग के जो इनिशियल फेज़ था उसमें? हुँ। इससे पहले आपने पूछा था कि मैंने एक्चुअल में शुरू कब की थी जर्नी, जी, जी, तो जी। अ, वह मैंने शुरू की थी कोविड टाइम पे, जब लास्ट सेमेस्टर हमारा खत्म हो गया था, कोविड में सब घर लौट गए थे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड सेल्फ प्रिपरेशन। मैंने कोई फाउंडेशन क्लासेस नहीं ली थी। स्टैंडर्ड बुक्स मुझे पता थी कि क्या-क्या है, मैंने वो ले ली थी एंड आई वाज़ जस्ट एट माय होम रीडिंग देम। आई टूक एन कोचिंग फॉर माय ऑप्शनल, दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, उसके लिए मैंने ऑप्शनल लिया था उस टाइम पे। और शुरुआत के 2 साल मैंने घर से ही तैयारी की थी, अपने मम्मी-पापा के साथ रहकर। 2 साल बाद तैयारी के बाद जब मैंने दूसरा मेंस लिख लिया था, उसके बाद मैं आया दिल्ली और फिर मैंने 2 साल दिल्ली में प्रिपरेशन की थी। तो यहाँ पे एक कोचिंग है, वहाँ पे मैंने मेंस की मेंटरशिप ली थी, क्योंकि मेंस में स्कोर लगातार कम था। तो उसके बाद मैंने मेंटरशिप लिया था उसके लिए और 2 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ। ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। तो आपने अपना ऑप्शनल किस तरीके से चूज़ किया था? बिकॉज़ आप तो बीटेक बैकग्राउंड से थे, हुँ। टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, तो आपने एंथ्रोपोलॉजी को ही क्यों प्रेफ़रेंस दी? उसके पीछे आपने बेसिकली आप कैसे इस डिसीजन पर पहुँचे? आपने क्या-क्या चीज़ देखी? हुँ। अम, ऑप्शनल का जो डिसीजन है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि राइट, इट इज़ वेरी हार्ड टू चेंज अ ऑप्शनल आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स। आप पहले ही बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो चुके होते हो। तो आपको शुरुआत में ही बहुत सोच समझ के अपना ऑप्शनल लेना चाहिए। मैंने कैसे लिया था कि सबसे पहले मैंने देखा था कि जो मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग,
उसके मार्क्स कैसे रह रहे हैं, उसमें कितना एफर्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो उस टाइम मुझे ये एडवाइस दी गई थी मेरे सीनियर्स के द्वारा कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा एक तो पढ़ने के लिए। आपको बहुत गहरा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको लगातार प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा उससे। और स्कोर्स वगैरह भी ऐसे थे कि अ, अप एंड डाउन स्कोर्स जा रहे थे सिविल इंजीनियरिंग के उस टाइम। तो जब मैंने डिसाइड किया था तो इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने सोचा कि थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ वाला एक सब्जेक्ट ले लेना चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ में वैसे ही इंटरेस्ट था और कुछ नई चीज़ मैं पढ़ लूँगा। सिविल इंजीनियरिंग जो मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, उससे कुछ अलग मैं पढ़ने का मौका मिलेगा मुझे। दूसरा बात ये थी कि उस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी बहुत स्कोरिंग भी था। हर साल लगातार 2 साल से टॉप 5 रैंकर्स में 2-3 एंथ्रोपोलॉजी से रह रहे थे। तो एक स्कोरिंग अगर आपको लगता है कि टॉपर्स काफ़ी निकल रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, वो भी लगातार 2-3 सालों से, वो एक बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है किसी के लिए भी। हुँ, और टाइम भी मैंने सुना था कि 4 महीने में पूरा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाता है और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि वो वाला अटेम्प्ट में जाऊँ तो ऑप्शन एकदम अच्छे से तैयार करके जाना है मेरे को। उसका रिवीजन भी हो चुका हो एकदम। तो सिलेबस थोड़ा छोटा, टाइम थोड़ा कम लगना और थोड़ा ओवरलैप जीएस से थोड़ा ओवरलैप भी रहता है एंथ्रोपोलॉजी का, राइट। खासकर सोसाइटी वाले पोर्शन से। ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी बहुत काम आती है। मैंने एंथ्रोपोलॉजी के काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स एक एस्से में यूज़ किए हैं और एस्से में ठीक-ठाक स्कोर रहा है मेरे 120 मार्क्स भी आए हैं एस्से में। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड देयर। दीज़ वर ऑल द फैक्टर्स व्हिच आई कंसिडर्ड बिफोर चूज़िंग माय ऑप्शन। राइट, ग्रेट, ग्रेट यार। अच्छा, आपने जीएस की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट की थी? कौन-कौन से रिसोर्सेज़ आपने रेफर किए थे? और स्टार्टिंग में आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती करी थी जीएस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसमें आपने स्टार्टिंग में क्या मिस्टेक्स की थी जिसको आपने बाद में जाकर अमेंड किया? अच्छा, मिस्टेक्स। तो सबसे पहले मैं सोर्सेज़ बता देता हूँ, शुरुआत कैसे की थी राइट, मैंने। सोर्सेज़ में सबसे पहले मैंने सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है सिलेबस, उसको प्रिंट करा के रख लिया था अपने सामने कि सिलेबस से जो मेंस का सिलेबस है काफ़ी डिटेल्ड है और सारे टॉपर्स भी यही सजेस्ट करते थे कि आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, हर एक कीवर्ड्स पे आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। सिलेबस और पीवाईक्यूज़ सेकंड नंबर पे पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सोर्स जो आपको बताता है कि कहाँ-कहाँ से कौन-सी चीज़ें पूछी गई हैं। तो थीम्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। मैंने टॉपिक्स इनसे आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स उठाई। अ, उसमें भी पहले 4-5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो तब सबसे पहले तैयार करने चाहिए। सबसे पहला है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स में और साइंस एंड टेक। तो इनके लिए मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड बुक है वो, ज्योग्राफी के लिए क्लास 11-12 की एनसीईआरटीज़ और जीसी लिया हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने चूज़ की थी स्पेक्ट्रम एंड एंशिएंट मिडीवल के लिए जो पुरानी वाली एनसीईआरटीज़ आती थी, सुभाष चंद्रा और वो दूसरी, तो ये चूज़ किया था मैंने। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की एक बुक आती है काफ़ी अच्छी, वो मैंने की थी। बाद में थोड़ा बहुत मैंने स्पीशीज़ वगैरह पीएमएफ आईएएस की बुक से भी किया था, बट कॉम्प्रिहेंसिवली उसको नहीं पढ़ा था, सिर्फ शंकर आईएएस को पढ़ा था। और इकोनॉमी के लिए मुरनाल सर के हैंडआउट्स मुझे लगता है कि बेस्ट हैं आउट देयर। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। तो दैट वाज़ वन स्टैंड अलोन सोर्स फॉर मी फॉर इकोनॉमिक्स। और साइंस एंड टेक के लिए एज़ सच मैंने नहीं किया था कोई एक पर्टिकुलर सोर्स रेफर। एक तो साइंस का बैकग्राउंड था पहले से ही मेरा और इंटरेस्ट भी था काफ़ी साइंस एंड टेक में। तो मैं जनरल रीडिंग करता रहता था और अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है तो उसके लिए भी बेस्ट सोर्स है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग। हुँ, न्यूज़पेपर आप पढ़िए, थोड़ा आप आइडेंटिफ़ाई कीजिए पीवाईक्यूज़ से पुराने क्या-क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं और जनरल गूगल सर्च से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे किया। राइट, राइट, राइट। आपने तो बेसिकली जब आपने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन जीएस के लिए, तो उसमें मतलब आपको जो तरीका था पढ़ने का या फिर आपने कुछ मिस्टेक्स आपको लगा हो कि आपने करी हो, कोई आपने सोर्स बाद में चेंज किया हो? हुँ। जी, मेरे को कुछ मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफ़ाई की थी। सबसे पहला तो नोट मेकिंग में मेरी काफ़ी बड़ी एक मिस्टेक हुई थी कि आई रिलाइड ऑन द टॉपर नोट्स। शुरुआत अच्छा, में क्योंकि नोट मो मेकिंग का टाइम नहीं था और क्योंकि प्रॉपर कोचिंग ली नहीं थी, फाउंडेशन क्लासेस नहीं की राइट, थी, सिर्फ़ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी। और स्टैंडर्ड बुक्स के बाद मैंने ये सोचा कि नोट्स मेरे को बने-बनाए मिल रहे हैं, तो दोबारा क्यों मेहनत करनी है। एक राइट, कहावत है ना कि आप पत्थर रगड़ के चिंगारी से आग क्यों लगा रहे हो, जबकि आपके पास लाइटर है। बट यहाँ पे वो कहावत काम नहीं आती। आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे और वो भी उन सारे टॉपिक्स पे जो सब इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यूज के हिसाब से और हर सिलेबस के कीवर्ड पे। क्योंकि स ये इसलिए ज़रूरी है, सबका एक यूनिक बैकग्राउंड रहता है।
कोई कहाँ से ग्रेजुएशन किया है, किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके नोट्स कैसे हैं। काफी चीजें जो उसको नेचुरली आ रही होंगी वो नोट्स में इंक्लूड नहीं करेगा। तो किसी टॉपर के नोट से आप नहीं पढ़ सकते, खुद के नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपकी खुद की वीकनेस के हिसाब से प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि कौन सा एरिया आपका वीक है, वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां पे वैल्यू एडिशन वाला ज्यादा कंटेंट रहेगा। तो ये मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट के बाद रियलाइज हुआ था। कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे वीक थे, जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे, और कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स टाइप के टॉपिक है जिन पे अगर आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर लो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस 3 में। तो जीएस 3 में क्योंकि काफी अच्छा स्कोर रहा है मेरा, तो इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने बहुत अच्छे नोट बना के रख लिए थे, और क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे आए थे कि जिन नोट्स पे। फॉर एग्जांपल इस साल क्वेश्चन आया था सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट्स पे। तो पीवाईक्यू से मैंने ये देख लिया था कि ह्यूगो फ्रेमवर्क और सेंडाई फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको कंपैरिजन करना है। तो मैंने सेंडाई फ्रेमवर्क पे अच्छे से नोट्स बना लिए थे, उसके टारगेट्स भी लिखे हुए थे। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे सोचने का टाइम भी नहीं लगा, टाइम मेरा बच भी गया वहां पे, और 5 मिनट के अंदर मैंने क्वेश्चन खत्म करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया। एंड आई थिंक आई गॉट अ गुड स्कोर। सिमिलरली फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग से का इंटरलिंकेज पे इस बार क्वेश्चन आया था। तो वो, क्योंकि दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ सिलेबस, वहां पे सिलेबस लिंकेज आप करके देखोगे तो नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए ऐसे टॉपिक्स पे। तो ये एक चीज मैंने आइडेंटिफाई की थी एज अ मिस्टेक। दूसरा मैंने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ लोग हैं वो बहुत सारे सोर्सेज देखते हैं। आप देखोगे इकोनॉमी के लिए ही श्री राम आईएएस, विवेक सिंह या फिर मृणाल सर, सबकी किताबें पढ़ लेंगे और कुछ कुछ उनसे निकालते रहेंगे। दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। आपको नया कंटेंट हर बार पढ़ने से अच्छा आप जो एक कंटेंट है उसको बार बार पढ़िए। मैंने जैसे मृणाल सर को पढ़ा, लक्ष्मीकांत मैंने बार बार पढ़ी। वो आपकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है, आपको याद हो जाता है कि इस चैप्टर के इस पेज नंबर पे ये लिखा है। बार बार आप चीजें देखोगे तो फोटोग्राफिक मेमोरी में, आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगी वो चीज। तो उसका भी बहुत हेल्प रहता है। आप बार बार एक ही सेम चीज को पढ़िए, अपने नोट्स बना के उसको रिवाइज कीजिए, हाँ, बजाय उसके कि आप बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। राइट, राइट। हम्म। तो यार जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो आपने किस क्रोनोलॉजी में वो प्रिपरेशन स्टार्ट करी? आपने ऑप्शनल को कितना टाइम दिया बेसिकली, या फिर ऑप्शनल पहले किया फिर जीएस किया, या फिर जीएस पहले किया फिर ऑप्शनल किया? शुरुआत में तो साथ में लेके चला था मैं। पहले मैंने अपनी एक फाउंडेशन बना लिया था जीएस का, एनसीईआरटीज पढ़ के। ओके। क्लास 10th के बाद के एनसीईआरटीज मैंने पढ़ी थी, 10th 11th 12th की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट की। कुछ सब्जेक्ट की आपको छोड़नी चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है, और जियोग्राफी की एनसीईआरटी आर इम्पोर्टेंट, इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा एनसीईआरटी का काम आता नहीं है। तो वो मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि किसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, एक फाउंडेशन अपना बना लिया था। आप वो नेसेसरी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, बट दीज आर द नेसेसरी थिंग्स दैट यू शुड। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी शुरू की थी, लक्ष्मीकांत वगैरह, और साथ में ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू कर दी राइट। थी के लिए, क्योंकि मैंने कोचिंग ली थी वैद सर से। तो वहाँ पे ऑप्शनल का ये मुझे बताया था, मेरे को गाइड किया था कि आपका ऑप्शनल के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से पहले खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा आपको नहीं टाइम मिलेगा कि आपको कुछ भी बचा हो ऑप्शनल प्रिपेयर करने के लिए। चाहे एक पेपर भी बचा हो तो उतना भी टाइम नहीं होता है। राइट। You only have time to revise at that point of time. So before my first attempt, I prepared all of these standard books and NCRTs and my optional content. और एक बार मैंने ऑप्शनल को रिवाइज भी करके रख लिया था। उसके बाद मैंने डेडिकेशन के साथ प्रीलिम्स की शुरुआत तैयारी शुरू की थी। उस टाइम क्योंकि अक्टूबर में था, डिले होके प्रीलिम्स अक्टूबर में हो गया था, तो उससे पहले थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था मुझे प्रिपेयर करने के लिए। बट अगर आप अभी कराओगे और मई में आपका प्रीलिम्स है, तो आपको आई थिंक जनवरी से शुरू कर देना चाहिए प्रीलिम्स डेडिकेटेड प्रिपरेशन। ओके, ओके, ओके। ग्रेट यार, ग्रेट। तो आपका, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को डिस्क्राइब करो कि आपका जो डेली एक टिपिकल डे होता था, उसमें आप किस तरीके से पढ़ते थे? मतलब सुबह कितने बजे उठते थे, क्या करते थे, क्या एक्सरसाइज करते थे, ठीक है? फिर क्या ऑप्शनल पढ़ते थे, या फिर जीएस पढ़ते थे, या आंसर राइटिंग करते थे, या फिर कोई पीवाईक्यू लगाते थे, लाइक दैट? एक बार आप वॉक थ्रू प्लीज कीजिए। बहुत ही हैपजार्ड था क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं था। लाइक अच्छा। most of the students there was no schedule initially when I was at my home। तो वहाँ पे शेड्यूल ऐसा था कि दिन में क्योंकि बहुत शोर शराबा रहता था, डिस्टर्बेंस होता था, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो मैंने एक कमरा ले लिया, मैं दिन में सोता था और रात को एकदम सब शांति हो जाते थे। तब
मेरा वहाँ पे वो शेड्यूल था। दिल्ली आके वो चेंज हो गया था, मैं सुबह उठ के जाने लगा और पढ़ने लगा, लेकिन रात को मैं लेट तक ही पढ़ता हूँ, 3 बजे तक मेरा शेड्यूल रहता था पढ़ने का। सुबह 10 बजे उठना और 10-11 बजे उठना, उसके बाद मैं अपनी शुरू करता था। तो सबका अपना-अपना शेड्यूल है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक आइडियल शेड्यूल आपका किस टाइम भी आप कर रहे हो, बट जो चीज़ें आपको कवर करनी है, वो ये है कि सबसे पहले उठते ही आपका जब माइंड सबसे फ्रेश होता है, तब आपको उन चीज़ों को उठाना चाहिए जो नई लर्निंग्स हैं, है ना? या फिर आपको रिवीजन करना है, आपको इस परमानेंट मेमोरी में कुछ स्टोर करना है। कुछ नया पढ़ रहे हो या फिर रिवीजन कर रहे हो, सबसे पहले वो रखें। उसके राइट। बाद आपके जो जीएस का सब्जेक्ट जो भी आपने उठा रखा है, तो एक आइडियली आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने चाहिए साथ में, क्योंकि एक से आप बोर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो। 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे तो आपकी इंटरलिंकेजेस भी बहुत अच्छी बनेंगी दिमाग में। राइट। और एक कुछ पढ़ा आपको याद आएगा कि अच्छा अगर इसका क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ पर वो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। 2 सब्जेक्ट मैं लेके चलता था जीएस के। उसके अलावा थोड़ा टाइम शाम में 3 घंटे के करीब मैं ऑप्शनल पढ़ता था रोज़। अच्छा। ऑप्शनल हाँ, ऑप्शनल शाम में मैं रोज़ पढ़ता था। ऑप्शनल रोज़ पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको 40% 50% टाइम ऑप्शनल को दे दीजिए आप। द कॉस्ट बेनिफिट दैट यू विल गेट फ्रॉम पुटिंग एफर्ट्स इन ऑप्शनल आर डिस्प्रोपोर्शनेट। अब उतना ही टाइम जीएस में लगाओगे, मे बी यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर स्कोर बाय 10-15 मार्क्स। बट ऑप्शनल में अगर आप उतना ही टाइम दोगे एंड यू स्कोर फ्रॉम 250 टू 300 मार्क्स, 50 मार्क्स का जंप अक्सर देखा जाता है, मैंने अपने दोस्तों के मार्क्स में भी देखा है। तो ऑप्शनल में लेके चलता था। बाकी एक ये है कि जब आपकी थोड़ी प्रिपरेशन हो चुकी हो, फाउंडेशन आपका बन चुका हो, आपने एक बार सारे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हों, आपका एक रिवीजन हो गया, उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब शुरू करते हैं। राइट। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने शुरू की थी, तो मैं शाम को 1 घंटा दे देता था। 5 आंसर लिखता था, 5-6, और 1 घंटा मैं देता था रोज़ रात को, जब मैं थक गया हूँ, जब मेरे को नया कुछ अब्ज़ॉर्ब करने की पावर नहीं है, लेकिन मैं उसको लिख सकता हूँ। नींद नहीं आएगी, आप दोपहर में भी कर सकते हैं या रात में भी कर सकते हैं, तो मैं ये करके ही सोता था। एंड अलोंग विद दैट, जस्ट सोने से पहले आप देखोगे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे एमसीक्यूज़ आते हैं, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़। थोड़े बहुत वो भी सॉल्व करते रहिए, थोड़ा रिवीजन होता है उन सब से। तो 5-6 एमसीक्यूज़ में लगा लेता था सोने से पहले। तो बेसिकली अभी आपने बताया कि आपने मेंस आंसर राइटिंग चालू की थी अपनी। हुँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से आपने आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी आज से। सो आज से कितने दिनों बाद आपने अपनी मेंस आंसर राइटिंग चालू करी थी? हुँ। जैसे अगर मैंने आज शुरू की, तो पहले 3-4 महीने मुझे लगेंगे पूरा कंसोलिडेट करने में, एक बार रीडिंग करने में, और उसके बाद जब मेरा एक रिवीजन हो चुका होगा, हुँ। 5-6 महीने गुज़र चुके होंगे, तो तब मैं अपनी आंसर राइटिंग करूँगा, जब साथ-साथ में मेरा रिवीजन भी चल रहा होगा और मैं साथ में आंसर राइटिंग करूँगा डेली 1 घंटे। हुँ। 1 घंटे तो करना ज़रूरी है। और शुरुआत में जब आप ऐसा ना करें कि आप शुरुआत में से जब आपको बहुत अच्छा कंटेंट बेस नहीं बना है, तभी आप आंसर राइटिंग शुरू कर दें। होता क्या है, फिर आप लिखने जाओगे, आपके पास आइडियाज़ ही नहीं है दिमाग में, क्योंकि आप कंटेंट रेडी नहीं है। आप ओवरवेल्म हो जाओगे, थोड़ा आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ भी रहा हूँ, कुछ सीख भी रहा हूँ कि नहीं। तो शुरुआत में ये रहता है कि आप अ, कोई डिमांड है, डायरेक्टली जो आपने पढ़ा है हो सकता है उससे ना आए, थोड़ा बाहर से आए। तो ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको एक नॉलेज बेस साउंड होना चाहिए, आपके करंट अफेयर्स में छोटी सी पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद ही आप कर पाओगे। तो स्टार्ट योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आफ्टर हैविंग योर फर्स्ट रिवीजन डन, उससे पहले आप मत कीजिए। तो यार मेन से पहले आपने आंसर राइटिंग के लिए किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी थी? यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करी थी आंसर राइटिंग के लिए? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था कि योजना के जो स्टार्टिंग में एडिटर्स नोट होता है ना, वो 12-13 योजना का फाड़ लिया था और उसमें से काफ़ी सारे इंट्रोडक्शन एंड कन्क्लूजन्स निकाल लिए थे, ठीक है? हुँ, और उनको चिपकाया था, मेरे ठीक-ठाक मार्क्स भी आ गए थे। ऐसे में उससे काफ़ी हेल्प मिली थी बाय द वे। हुँ। 136 मार्क्स मेरे ऐसे में आए थे, ठीक है? तो आपका क्या टोटका था बेसिकली आंसर राइटिंग में? आंसर राइटिंग शुरुआत में तो काफ़ी टफ रहती है, लेकिन धीरे-धीरे अटेम्प्ट्स के बाद मुझे ये समझ आया कि काफ़ी अच्छा तरीका है, आप टॉपर की जो कॉपीज़ है ना, राइट। उनकी कॉपर की कॉपीज़ के क्वेश्चन्स देखिए। हुँ। आपने तैयार तो कर ही रखा होगा अपना कंटेंट, आंसर लिखिए बिना उनके आंसर को देख के। फिर कंपेयर कीजिए कि उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर किया है, कैसे प्रेज़ेंट किया है, कुछ वैल्यू एडिशन उन्होंने लिखा है कि नहीं, इंट्रोड्यूस कैसे किया है उन्होंने। हुँ। काफ़ी सारे इंट्रोडक्शन तो मेरे को वहीं से मिल गए थे कि हुँ। टॉपर की कॉपीज़ देखी मैंने और बहुत हुँ। अच्छा इंट्रोडक्शन मेरे को लगा, तो वहीं से मैंने इंट्रोडक्शन उठा लिया, कंक्लूजन उठा लिया, कुछ अलग टाइप का डायग्राम चार्ट होता था, तो वो मैं उठा लेता था। प्रैक्टिस के लिए मैं यही करता था, टॉपर कॉपीज़ को रेफ़र करके उन्हीं के आंसर लिख देता था, और मॉडल आंसर से अच्छा उनके आंसर है, क्योंकि मॉडल आंसर में
देखोगे कि 150 वर्ड्स के अंदर पूरा अच्छे से कंसोलिडेट करके नहीं देते हैं, बड़ा कंटेंट देते हैं किसी भी कोचिंग का मॉडल आंसर देखोगे। बट लिमिटेड टाइम के अंदर किसी टॉपर ने लिखा है तो आप उसको पहले रेप्लिकेट कर लो, वही बड़ी बात हो जाती है। राइट है। दैट इज द वन थिंग दैट आई डिड। दूसरा, करंट अफेयर्स जैसे एडिटोरियल्स के, अगर किसी टॉपिक पे एडिटोरियल आपने पढ़ा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने सही बताया कि आप उसी एडिटोरियल पे ही आप आंसर क्वेश्चन फ्रेम कर लो, खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर लो और उसी को आंसर करने की कोशिश करो। थोड़े टाइम बाद, 2-3 घंटे बाद, आप जब आप राइट। पूरा भूल चुके हो, तुरंत मत कीजिए, थोड़े टाइम बाद आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। और आंसर से एक और चीज होती है एक्टिव रिकॉल, जिसको बोलते हैं हम। राइट राइट। आप याद करके आप रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था इसमें। तो क्योंकि हम रिकॉल कर रहे हैं तो परमानेंट स्टोरेज में जाता है वो, हमारी मेमोरी में, और हमको लंबे टाइम तक याद रहता है। तो एक्टिव रिकॉल आप करंट अफेयर्स का कर सकते हो। और बाद में आप ये भी कर सकते हो कि आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी थी वो था मेरे पीयर ग्रुप। आप इवेल्युएशन आप कराओगे तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज लेते हो तो उसमें उतना अच्छा पर्सनलाइज आपको सजेशंस नहीं मिलता है, जितना बेहतर आपका एक दोस्त जान सकता है। राइट। तो यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मेंस लिखा हुआ था 2 बार 3 बार, तो उनको काफी एक्सपीरियंस था कि कैसे आंसर, अच्छे आंसर रहते हैं। मैं अपने क्वेश्चंस खुद चेक करूंगा तो शायद मैं उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँ अपनी वीकनेसेस को, पर कोई किसी और को दिखाऊंगा तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये चीज आप ऐसे बेहतर लिख सकते थे, ये चीज आप गलत करते हो कि आप पॉइंट में नहीं लिखते हो, आप इस चीज को पैराग्राफ में लिख रहे हो, या कंक्लूजन आपका बहुत ही जेनरिक है, आपको थोड़ा नया कंटेंट देना चाहिए कंक्लूजन में, क्या दे सकते हो। तो ये सजेशंस एक पीयर ग्रुप बहुत अच्छा देता है। राइट। मेरे पीयर ग्रुप के कॉपीज मैं चेक करता था, वो मेरी कॉपीज चेक करते थे, और एक फीडबैक था हमारा। एक वर्चुअस साइकिल बन गई थी और सबका ही इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, मैंने देखा है। तो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू, इज टू मेक अ गुड पीयर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रिटन मीन्स। ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा, प्रीलिम्स के पीछे, मतलब जो प्रीलिम्स है, आपने आपने बताया कि 4 प्रीलिम्स थी और चारों के चारों आप क्लियर हुए, तो उसके पीछे क्या राज है? आपने किस तरीके से चारों के चारों बार प्रीलिम्स क्लियर किया? और साथ में ये भी बता दूं कि आपने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्री क्लियर कर लिया, जिसमें बहुत हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है? सो उसके पीछे आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया और क्या आपका मेथड रहता था बेसिकली, यू नो, बिफोर द प्रीलिम्स 3-4 महीने पहले? प्रीलिम्स में हमेशा से ही थोड़ा अच्छा स्कोर रहा है। 2023 अटेम्प्ट में जब 75 कट ऑफ गया था, तब मेरे 105 प्लस नंबर थे, तभी मेरा मतलब फॉरेस्ट क्लियर हुआ था। तो जब शुरुआत में मैंने तैयारी की थी तो मेरे पास गाइडेंस थी मेरे सीनियर्स की, तो उन्होंने बताया था कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़नी है। आपको इतना अच्छे से 5-6 बार रिवीजन हो चुका हो आपका कि वहां से कोई सवाल फंसे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग वही थी कि आपका स्टैटिक बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाती है। करंट अफेयर्स के पीछे भागने से अच्छा कि आप मंथली कर रहे हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो और ईयरली भी कर रहे हो, उससे अच्छा आपका स्टैटिक का बेस होना चाहिए जो आपके करंट के सवाल भी निकलवा देगा। राइट। बाद मैंने क्या किया था कि जैसे मैंने बताया कि रोज रोज 5-6 एमसीक्यूज देख लेना, उससे थोड़ा रिवीजन होता रहता था मेरा। लास्ट में मैंने 50 प्लस मॉक टेस्ट दिए थे, और हर मॉक टेस्ट को मैं एनालाइज बहुत अच्छे से करता था। मैंने मॉक टेस्ट मैंने जैसे जनवरी आ गया, आपका पूरा रिवीजन चल रहा है आपका प्रीलिम्स का, उसके राइट। बाद आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसका आपने मॉक टेस्ट दे दिया। अब आपको आइडेंटिफाई होंगी कुछ चीजें कि आपके कौन से एरिया में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन्वायरमेंट ले लो, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं कन्वेंशंस में, रिसेंट जो इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए उनमें गलत हो रहे हैं, तो आप उस एरिया पे ज्यादा फोकस करोगे, उसके 2 साल के करंट आप करोगे। हाँ, तो मेरा एक ये स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं था किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड। मैं फीडबैक पे ज्यादा वैल्यू करता था अपने राइट। एनालिसिस पे। तो मैंने एनालाइज कर दिया कौन से वीक एरियाज हैं। उस टॉपिक को जब अगला रिवीजन होगा, जब अगला इटरेशन होगा मेरे रिवीजन का, तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। दूसरा, मैंने इसके साथ साथ एक और चीज की थी, पीवाईक्यूज को मैं लेके चलता था। पीवाईक्यूज में मैं देखता था कि कौन से थीम्स है ऑफन रिपीटेड है, और क्योंकि हाई स्कोरिंग एरियाज वही है, तो इस बार जैसे आपको क्वेश्चन देखोगे, आराघट्टा आया था विलियम्स में, इट हैज बीन आस्क्ड बिफोर, एग्जैक्टली दिस पूछा गया था, आराघट्टा किसको बोलते हैं। तो रिपीट भी होती है चीजें, और रिपीट नहीं भी हो रही है तब भी इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। राइट। राइट। इन्फ्लेशन काफी रिपीट होता है, मनी मार्केट काफी रिपीट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स काफी रिपीट होते हैं। तो उन चीज पे मैंने अलग से नोट्स बना के रख लिए थे, उनको रिवाइज करते रहता था, फिर अगले बार में जाके जो नेक्स्ट सेट ऑफ इटरेशन है मेरे पेपर का वो देता था।
उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट जब मैंने दिए थे, शुरुआत में सेक्शनल दिए थे मैंने, सेक्शनल को आइडेंटिफाई हो गया था हर एरिया, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट शुरू किया। और फुल लेंथ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देना, कम से कम आपको 20-25 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। उसके फुल लेंथ टेस्ट में आपको ये पता चलता है कि उन एरियाज में जहां आपकी फुल सर्टेनिटी नहीं है, राइट क्योंकि क्वेश्चन आप पेपर देखोगे 35 से ज्यादा आपके शॉर्ट शॉर्ट नहीं होंगे, उसके बाद आप थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग, थोड़ा रिलाई करना पड़ेगा एलिमिनेशन टेक्निक्स पे। तो वो रिफाइन हुए थे जब मैंने फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू किया था। जैसे कि मैं एनालाइज करता था कि मैं उधर ही जब टेस्ट देते टाइम ही अपने क्वेश्चन में मार्क कर लेता था कि दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज 50-50 श्योर अबाउट द ऑप्शंस, दीज वर द क्वेश्चंस कि जिनमें मैं 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज था। तो ट्रायंगल, सर्कल, ऐसे मैं हर एक के आगे मार्क करते हुए चले जाता था कि ये वाले क्वेश्चंस में मैंने तुक्का मारा। राइट उसके बाद जब मैं एनालिसिस करता था, मैं देखता था कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई टुक रिस्क इन वर करेक्ट। 50-50 वाले ज्यादा मेरे करेक्ट जाते थे, मैंने ये नोटिस किया, तो मैं रिस्क भी ज्यादा लेने लग गया। व्हेन आई अटेम्प्टेड माय एक्चुअल पेपर, आई ऑलवेज अटेम्प्टेड मोर देन 90-95 क्वेश्चंस। इस वाले अटेम्प्ट में जो अभी दिया था 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरा रिस्क लेने वाला अच्छा हो गया है। राइट तो इटरेशन के बाद ये भी पता था। दूसरा, आपको कुछ एक एमसीक्यू सॉल्व करने का ये फायदा रहता है कि आपको अगर सारी चीज नहीं पता हो एग्जैक्टली भी, तब भी कैसे आप आंसर निकाल सकते हो, उसकी एक नैक डेवलप हो जाता है। सेम अगर जेई के टाइम पर भी ऐसा होता था कि मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, और जिनको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका डेवलप हो जाता है उनके दिमाग में, है ना, इंट्यूशन जिनका डेवलप हो जाता है, उनके फिर बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो एक इंट्यूशन डेवलप करने के लिए भी लगातार मॉक्स का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो दीज वर द थिंग्स व्हिच आई डिड फॉर। ग्रेट यार ग्रेट ग्रेट आंसर आई वुड से। अच्छा तो बेसिकली जब आप प्रिपरेशन करते हो, फॉर एग्जांपल आपके केस में आपको फोर्थ अटेम्प्ट में मौका मिला कि आप इंटरव्यू दो, है ना, जी तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एक ख्याल आते होंगे कि यार मैं इंटरव्यू के सामने बैठूंगा तो ये क्वेश्चन आएगा है ना, पढ़ते पढ़ते सवाल आते होंगे आपके दिमाग में। जी। तो जो सवाल आते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, और जब फोर्थ अटेम्प्ट के बाद आपने इंटरव्यू दिया फोर्थ अटेम्प्ट में, तो इन दोनों के बीच में कितनी कोहेरेंस आपको लगी, कितना डिफरेंस लगा कि क्या आप सोचते थे, इमेजिन करते थे ठीक है, और क्या हुआ इंटरव्यू के अंदर? जी, जी। तो शुरुआत में जो भी हमारा आइडिया होता है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, वो रील्स और शॉर्ट्स देख के आइडिया लगता है हमको। राइट और रील्स और शॉर्ट्स वही फेमस होती है जिनमें थोड़े अतरंगी से सवाल पूछे गए हों, अतरंगी जवाब हुए हों उनके, है ना? राइट बहुत स्मार्ट आंसर और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए हों। तो उससे हमारा एक आइडिया लगता है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। व्हेन यू गो टू द एक्चुअल इंटरव्यू, यू सी कि ये तो बहुत आउटलायर क्वेश्चंस थे, बहुत यस बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। राइट 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 आप जब भी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे बच्चों के, आपको लगेगा कि ये तो ठीक है, बहुत बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, नथिंग वेरी ट्रिकी इज बीइंग आस्क्ड, नथिंग वेरी इंटेलेक्चुअल इज बीइंग आस्क्ड। तो क्वेश्चन मैंने बहुत फ्रेम करके रखे थे, बट एक्चुअल इंटरव्यू में मेरा पूछा गया था मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के ऊपर। जो मेरे सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, उस पे उन्होंने डिस्कशन शुरू किया, एंड एक लाइन शुरू हो जाती है तो फिर उसके साथ-साथ बढ़ते रहते हैं इंटरव्यूअर्स भी कि राइट हाँ, आपने अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात होने लगी, डैम्स की, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डैम्स में क्या होता है, टेक्निकल पहुँच जाता है वो। तो काफ़ी अलग था एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे मॉक्स दिया था उससे भी काफ़ी अलग। वेरी कैजुअल, वेरी डिस्कशन टाइप, बहुत ज़्यादा सीरियस माहौल नहीं होता है वहाँ पे। और वो भी चाहते हैं कि आप थोड़ा नर्वस कम हो जाएँ, क्योंकि शॉर्ट्स देख के आपको लगेगा कि यार कैसे टैकल करूँगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट नथिंग सच इज़ आस्क्ड इन द एक्चुअल इंटरव्यू। तो यार फिर आपने नीचे जाके सप्लाई की चाट भी खाई होगी, ऑफ कोर्स सभी खाते हैं नीचे चाट पकोड़े जो मिलते हैं बहुत ही फेमस है वहाँ, हाँ, हाँ, मैंने खाया था। खाया था हाँ। सभी खाते हैं। ग्रेट यार ग्रेट ग्रेट। तो यार आपने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से की, आपकी आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे होन किया बेसिकली, ठीक है, जब आपका मेंस का रिजल्ट आने वाला था या फिर आ गया था, ठीक है, और उसके बाद आपने किस तरीके से अपनी नॉलेज को कंसोलिडेट किया फॉर द इंटरव्यू? हुँ। इंटरव्यू का डेट मेरा बहुत जल्दी आया था। 10th ऑफ जनवरी को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया था। 7 से शुरू था, और आई थिंक 22 दिसंबर को शेड्यूल आया था। तो आई हैड 18 डेज इन माय हैंड। उसी टाइम पे मेरे को पूरा तैयार करना था। आई वाज़ वेटिंग कि हाँ, थोड़ा इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं तब तैयारी करूँगा। लेकिन उतना टाइम मिला नहीं। लेकिन उस टाइम फिर मैंने तुरंत कुछ मेंटर्स हैं मेरे, और कोचिंग्स में जाके मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में एनरोल किया था, वहाँ पे थोड़ी गाइडेंस मिली। तो उन्होंने मेरी ट्रांसक्रिप्ट देखी, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। वो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, और मेरे को ये भी एडवाइस किया गया था कि आप तैयारी में मत लगे रहिए, यू गो एंड गिव मॉक इंटरव्यूज, इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड,
आपको मॉक इंटरव्यूज देना चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस आपको बहुत बूस्ट होगा। शुरुआत में आप फंबल करोगे, बट आफ्टर गिविंग 2-3 इंटरव्यूज आप सहज बन जाओगे थोड़ा उसमें। आपको डर नहीं लगेगा कि इंटरव्यू पैनल को फेस करने में। तो शुरुआत में आई टूक हेल्प फ्रॉम माय जो मेरा पीयर ग्रुप था वो बहुत हेल्पफुल था। उन्होंने बहुत सारा कंटेंट मेरा प्रिपेयर किया। जैसे कि आर्मी का बैकग्राउंड रहा है तो बहुत सारी जगहों पे मैं रहा हूँ। सबको मेंशन करना होता है कि कहाँ-कहाँ रहे हो, राइट। कहाँ से आपने 10th की है, 12th की है, कहाँ पे आप पढ़ रहे हो, कहाँ पे आपका होम टाउन है। सब प्लेसेस के बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं उधर और पूछे भी गए थे। मैंने सबको अच्छे से प्रिपेयर किया था और क्वेश्चन आया भी था ग्वालियर से रिलेटेड, बनारस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैंने उसका अच्छे से आंसर भी दिए थे। उसके बाद मेरे पीयर ग्रुप ने मेरे इंटरव्यूज भी बहुत लिए थे। मतलब क्वेश्चंस पूछना, आंसर देना मेरा और उस पे फीडबैक की थोड़ी बॉडी लैंग्वेज में क्या-क्या इश्यूज हैं, तो वो बहुत रहा था। मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, तो 3-4 मॉक्स मतलब अ, शुरुआत में और फिर बाद में थोड़ा और प्रिपरेशन के बाद मैंने और मॉक्स दिए थे। टोटल 8 मॉक्स मैंने दिए थे अपने एक्चुअल एग्ज़ाम एक्चुअल इंटरव्यू से पहले और उससे मेरा काफ़ी फ़ायदा ये हुआ था कि जो मैं हिचक रहा था शुरुआत में, वो सारी हिचक चली गई थी एंड आई वाज़ मोर कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। बॉडी लैंग्वेज पर भी काफ़ी काम किया था मैंने और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इंटरव्यू से भी रिलेटेड है और यूपीएससी टोटल प्रिपरेशन से भी आपको हेल्प कर सकती है, वो है चैट जीपीटी या जेमिनाई जो भी है। आप उसकी वो हेल्प बहुत अच्छे से ले सकते हैं। इट कैन हेल्प यू इन जनरेटिंग क्वेश्चंस। उसके आपको क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, कंटेंट जनरेट करके दे सकता है। और एक चीज़ जो मैंने की थी कि टॉपर के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं राइट। इस साल के, पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स के जो भी मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो मैंने एआई से ही फ़ॉल्ट से फ़िल्टर करवा लिए थे और उनके आंसर्स भी एआई से प्रिपेयर करवा लिए थे। तो एक पीडीएफ मैंने हर टॉपिक पे जनरेट करवाई थी और उन्हीं को पढ़ के मैं गया था अपने इंटरव्यू में, तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला। अच्छा, आपका बोर्ड कौन-सा था इंटरव्यू का? मेरा बीबी स्वयं सर का बोर्ड था। अच्छा, नाइस यार, नाइस। तो यार इंटरव्यू के लिए आपने बताया, इतना अच्छा गाइड किया कि बच्चों को किस तरीके से करनी चाहिए। एक एक और चीज़ पर आप थोड़ा-सा हाइलाइट करना कि जब आप इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो काफ़ी बच्चों का ये डाउट आता है कि सर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, बोलने के तरीके को मतलब किस तरह से होन करें? किसी भी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी एक सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप उसको जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा फ्लुएंसी उसमें जनरेट होगी, उतना ज़्यादा आप सहज महसूस करोगे। हुँ, अगर आप सिर्फ़ पढ़ रहे हो उस चीज़ को तो शायद उतना काम नहीं आएगा। अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। अपने हुँ, पीयर ग्रुप के साथ यूज़ करना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करनी है तो एक तो चीज़ है आप लोगों से बात कीजिए, आपस में जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको बताइए कि आप मान लीजिए पूरे दिन नहीं भी कर पा रहे तो 1-2 घंटे आप जब भी शाम को मिलेंगे तो इंग्लिश का यूज़ करेंगे बात करने में, या कम्युनिकेट करने में। फिर दूसरा है डिस्कशन आप कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स पे जो आपके मेंस में तो काम आएँगे, आपके इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं और आपकी तैयारी भी होती रहेगी, दूसरा आपको बोलने का तरीका भी डेवलप हो जाएगा। राइट, एक अच्छा तरीका है जब आपको कॉन्फिडेंस आपको चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में, तो आप मिरर थेरेपी, मिरर एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। मिरर के सामने 4-5 मिनट, 10 मिनट किसी एक टॉपिक पे बोलने की कोशिश कीजिए। बहुत मुश्किल होता है बोलना, राइट। आपको देख के आपको 30 सेकंड के बाद बोलते-बोलते फिर आप गुम हो जाते हो, तो वो मुश्किल होता है, लेकिन आप डेली करोगे तो धीरे-धीरे आपका नेक डेवलप हो। तो ये सब चीज़ें थी। दूसरा है कि आपकी जो वोकैब्युलरी है वो आपको एक्सपेंड करना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, है ना? राइट, नए वर्ड्स को जो भी आपको आइडेंटिफ़ाई उनके उनको यूज़ कीजिए। जितना आप यूज़ करेंगे उतना और आप फ्लुएंट होते चले जाएँगे उन सब चीज़ों में। कम्युनिकेशन का यही बेस्ट तरीका है। थैंक्स यार, थैंक्स बताने के लिए। अच्छा, प्रीलिम्स होता है मई-जून में, उसके बाद अपना मेंस हो जाता है सितंबर-अक्टूबर में, उसके बाद इंटरव्यू जनवरी, फरवरी, मार्च में आता है, ठीक है? फिर दोबारा प्रीलिम्स होता है। हुँ। तो जो विशियस साइकिल है इस दौरान, ठीक है, ये अप्स एंड डाउन्स, अप एंड आते रहते हैं। तो आप ये बताओ यार, आपने यू नो जो स्ट्रेस, एंग्जायटी और प्रेशर है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज़, इसको किस तरीके से डील किया? क्या कुछ करते थे आप, मेडिटेशन या फिर फिजिकल एक्सरसाइज़ या फिर किसी से बात, कुछ होगा? जी। अ, स्ट्रेस तो बहुत रहता है प्रिपरेशन के दौरान, ख़ास करके जब आप फेलियर्स फेस करते हो, तो उसके बाद तो मतलब काफ़ी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है आपकी। आप मिलना नहीं चाहते ज़्यादा लोगों से, आप अकेले रहना चाहते हो, शांत रहना राइट, चाहते हो। राइट। और फिर वही है बार-बार क्योंकि एकांत में फिर चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी। जब आप कहीं एंगेज नहीं रहते हो, तो फिर उन्हीं चीज़ के बारे में सोचते रहते हो जो जिसकी वज़ह से आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे जो मेन एरियाज़ थे जहाँ पे मेरे को थोड़ी कामनेस मिलती थी, थोड़ा एंग्ज़ायटी कम होती थी, वो मेरे दोस्त थे।
मेरे जी। दोस्त, मेरे घर परिवार, पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं आया पढ़ाई का। उनसे जब भी मैं शाम को बात करता था, रोज़ शाम को, हुँ, तो ऐसा ही अच्छा, मतलब वो थोड़ा डिस्ट्रेस कर देते थे अच्छी बातें करके। दोस्त बहुत अच्छे थे मेरे, जो सब साथ में तैयारी करते हैं। दे नो हाउ मच कॉम्पिटिशन यू आर फेसिंग, हाउ टफ दिस एग्जामिनेशन इज, एंड इवन इफ यू डू गिव योर बेस्ट, देयर आर चांसेस दैट यू विल फेल। तो क्योंकि उनको आइडिया है इस एग्जाम का, तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहता था। दे नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एग्जैक्टली, बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू द सेम थिंग, है ना। राइट। तीसरा चीज जो मुझे लगता है कि काफी सही रहेगी आपके लिए, वो है जर्नलिंग। आप अपने जो थॉट्स है वो लिखेंगे ना, वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे, तो अंदर की चीज बाहर आती है, तो आप खुद समझ पाते हो कि आपके मन में क्या चलता रहता है ना। आप जर्नलिंग करोगे, आप सेल्फ अफर्मेशन जिसको बोलते हैं, आप लिखते रहो, लिखोगे कि मुझे बनना है, आईएएस बनना है। आप अपने वाई जो आपने चूज किया है कि क्यों आप बनना चाहते हो, उस वाई को मैंने लिखा हुआ था अपने जर्नल में कि मैं क्यों आईएएस बनना चाहता हूँ, और मैं उसको पढ़ता रहता था। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता था हर फेलियर के बाद भी, कि भाई मैंने जो सोचा है वो इस वजह से सोचा था, और जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इस प्रिपरेशन। मैं ये सोच के आया था। और मैं जैसे सेल्फ जर्नलिंग की बात ये भी है कि जब मैं शुरुआत में तैयारी की थी, तब का जर्नल भी है मेरे पास। तो उस टाइम मैंने लिखा हुआ था कि मेरे से खुद से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हुँ, आई डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट माय यंगर सेल्फ व्हिच हैड सेट दिस गोल इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मेरा ये था उस टाइम पे कि ठीक है, हम दोबारा मेहनत करेंगे, बट आई विल अचीव माय गोल। समटाइम्स आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हार्ड गोल तो नहीं सेट कर लिया आपने अपने लिए, बट जब आप पहले देखते हो कि आपने कितने कॉन्फिडेंस से तैयारी शुरू की थी, और यू ओ दैट टू योर यंग सेल्फ कि आपको ये अच्छे से करना ही है। दीज वर द थिंग्स दैट आई डिड। और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी, और जो मैंने अपने इंटरव्यू में डेफ में भी मेंशन किया, मेरी हॉबी थी कि वीर रस की कविताएं मैं बहुत पढ़ता था। तो हिंदी वीर रस की कविताएं, चाहे दिनकर जी की हो, निराला जी की हूँ, हरिवंश राय बच्चन जी की हूँ, या और भी दूसरे पोएट्स है, सबकी पोएम में पढ़ता रहता था। अपनी खुद की भी कुछ लिखी, उतना अच्छा तो नहीं लिखता हूँ, पर मैं थोड़ा बहुत लिखता, तो यार वो इतने बड़े-बड़े लोगों को पढ़ के आप भी अच्छा लिखते ही होंगे ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैंने मेंशन किया था, और मैं लिखता पढ़ता रहता था उन सब चीज़ों को, तो एक मोटिवेशन उससे भी मिलता था मुझे कि अ, मतलब इतने बड़े-बड़े बलिदानियों की आप शौर्य गाथा देखेंगे, कर्ण की पूरी रश्मि रथी आप पढ़ेंगे कि कैसी विषम स्थितियों में जाकर भी उन्होंने लड़ाई की थी। राइट। ही हैड ऑल द ऑप्शन टू गो टू द अदर साइड एंड बिकम अ किंग हिमसेल्फ, बट ही डिड नॉट, हुँ, एंड ही फॉट फॉर हिज धर्म। तो वो सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती थी। These were the things I think which you can do to de-stress your preparation. ग्रेट यार, ग्रेट। तो यार आपकी जर्नी के बाद आपको उसका मैं बोलूँगा रिजल्ट मिल गया है। एआईआर 291 आपकी आ गई है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है, आप सर्विसेज़ में अपने आप को कहाँ देखते हो? क्या लगता है आपको कौन-सी सर्विस आपको मिलेगी? ठीक है, और आप क्या करना चाहते हो? क्या आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का प्लान कर रहे हो दोबारा से अपनी रैंक अपग्रेड करने के लिए? व्हाट द प्लान? पहली बात तो जब रिजल्ट का टाइम था, तो बहुत क्योंकि फेलियर्स बहुत फेस कर चुका हूँ, तो आई वाज ऑल रेडी कि भाई हो सकता है इस बार ना हो, कि क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल तो है राइट, राइट। कि हाउ मच मार्क्स यू विल गेट इन योर एसे, हाउ मच मार्क्स विल यू गेट इन योर इंटरव्यू, बोथ आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, है ना। हुँ, कभी आप बहुत अच्छा सोच के आपके कम नंबर आते हैं, कभी आप लगता है कि उतना अच्छा गया नहीं, आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो आई वाज रेडी फॉर बोथ ऑफ द सिचुएशंस। तो राइट। उसके बाद जब हो गया, तो बहुत अनबिलीवेबल लग रहा था इनिशियली कि सिलेक्शन हो गया है। शुरुआत में पूरा माहौल यही था कि जी। सेलिब्रेशन का माहौल था। उसके बाद मैंने थोड़ा कंटेम्पलेट किया कि आगे क्या करना है। तो आगे आई एम एक्सपेक्टिंग आईपीएस दिस टाइम। हुँ, देखते हैं, मतलब इफ आईपीएस इज अलॉटेड टू मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी आल्सो। हुँ, थोड़े इरादे अभी ये हैं कि जब मैंने जर्नी शुरू की थी, तो आईएएस का सोच के की थी। हुँ। जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है, दैट इज मोर मच मोर बहुत सारे, मतलब आईएएस ज्यादा कर पाता है डाइवर्स एरियाज पे, और राइट, राइट। चाहे किसी भी फील्ड में हो, कि पुलिसिंग में सिर्फ आपको थोड़ा जो एरिया है वो थोड़ा सिमट जाता है। तो आई विल ट्राई अगेन फॉर आईएएस। आई एम गिविंग दिस ईयर्स अटेम्प्ट, आई हैव गिवन द प्रीलिम्स, और आई एम होपिंग फॉर अ गुड रिजल्ट। तो देखते हैं कैसा रहता है, एंड आई विल गिव दिस ईयर्स मेंस आल्सो। बढ़िया, बढ़िया यार। तो यार थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस यार एंड हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया। मुझे भी अपने एस्पिरेंट वाले दिन थोड़े बहुत याद आ गए।
I was also taken aback to that point of time in my life as well. तो थैंक यू यार, थैंक यू शुभम, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। आई होप कि आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस अलॉट हो जाए, ठीक है। सो आई होप दैट, ठीक है, आई विल प्रे फॉर दैट एज वेल, ठीक है। विद दैट थिंग आपसे आशा है कि हम कांटेक्ट में रहेंगे, बात होती रहेगी। दैट्स इट, बिल्कुल। बाय यार, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।